मेरे शहीद भगत सिंह कॉलेज मॉर्निंग और इवनिंग के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स, एनसीसी कैडेट्स और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। शहीद भगत सिंह कॉलेज परिवार के लिए ये एक और भी गर्व की बात है कि कुछ उपलब्धियां हमारी जो आज हो रही हैं या इस साल हुई हैं, जैसे 2025 में जो पिछले साल इंडियन आर्मी में हमारे कैडेट सुजल चौधरी जो हैं एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन हुए हैं। पिछले वर्ष इंडियन एयरफोर्स में भी एज ए फ्लाइंग ऑफिसर जो कैडेट कमीशन हुए, उनका नाम है वैभव प्रताप सिंह राठौर, और एक्स सीनियर अंडर ऑफिसर कपिल कुमार। यह भी हमारे लिए गर्व की बात है। इसी तरह इसी क्रम में एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन में जो कमीशन हुए सबऑर्डिनेट ऑफिसर कैडेट शैलेश, जो सीआईएसएफ में रिक्रूट हुए, ये अपनी देश को सेवाएं देंगे। अच्छा, इस बार 77वें गणतंत्र दिवस पर जो रिपब्लिक डे परेड में कर्तव्य पथ पर जो भगत सिंह कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का गर्व बढ़ा रहे हैं, परेड में हिस्सा लेकर, उनका नाम है अखंड प्रताप सिंह, अमित कुमार और विनायक पंत। 28 जनवरी को जो पीएम रैली है उसमें हमारे दो कैडेट्स कौशिक ब्रह्म और हेमंत कुमार भी हिस्सा लेंगे। साथियों, आज का दिन दुनिया के सबसे बड़े, प्रभावशाली, शक्तिशाली लोकतंत्र बनाने में उस संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करने का दिन है, जिन्होंने इतना अनुमान लगाया कि ये देश आज से 77 साल बाद कैसा होगा, उसकी संरचना की जाए तो कैसे की जाए, वो उन्होंने करके दिखाया। उनके प्रति आभार प्रकट करने का भी दिन है। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब बहस हो रही होगी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का मॉडल कैसा हो, उसके ऊपर बहस हो रही थी, तो कुछ कुछ मॉडल सामने आए। एक हुआ ग्राम आधारित मॉडल, कि ग्राम आधारित व्यवस्था होनी चाहिए देश में। एक मॉडल सामने आया कि फेडरेशन होनी चाहिए, जहां पर सारी स्टेट्स जो हैं वो पावरफुल होंगी। लेकिन एक व्यक्ति जिसके बारे में मैं जितना जानता हूं उतना ही उसका कायल हो जाता हूं, वो है हमारे बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जिनकी ये फोरसाइटेडनेस थी कि जो संविधान है उसमें जो राज्यों की व्यवस्था होनी चाहिए वो स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ होनी चाहिए। मतलब राज्यों को इतना अधिकार ना हो कि वो केंद्र से अलग हो पाए। हम फेडरेशन ऑफ स्टेट्स तो रहेंगे, लेकिन विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स। तो हमारे संविधान का इस तरह से प्रारूप रचा गया कि जो केंद्र सरकार है वो ताकतवर रहेगी। अब आप सोचिए कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज बंगाल एक अलग राज्य, क्या अलग देश होता, कश्मीर एक अलग देश होता, तमिलनाडु एक अलग देश होता, नॉर्थ ईस्ट एक अलग देश हो गया होता। इस देश के कितने टुकड़े हो गए होते। तो आज का दिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को नमन करने का भी दिन है। साथ ही दूसरा नंबर जो है वो उनके सलाहकार बी.एन. राव जी को भी नमन करने का दिन है। आप सोच सकते हैं कि जब
सभी ने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो 300 बीसी, आज हम बीसीई कह देते हैं, बिफोर कॉमन एरा, पहले बिफोर क्राइस्ट बोलते थे, तो अब उसको हमने बीसीई का नाम दे दिया है। एडी अब चेंज हो गया है, अब एडी नहीं बोलते, अब सीई बोलते हैं, कॉमन एरा बोलते हैं। तो उसमें चाणक्य, अगर आपने पढ़ा होगा कौटिल्य के बारे में, तो वो उनका ये मानना था कि ये जनपदों में बटा हुआ देश है, अगर ये एक हो जाए, अगर ये एक हो जाए तो कोई भी दुश्मन आक्रमण नहीं कर सकता। तो चाणक्य इधर उधर भाग रहे थे कि देश को एक कर दिया जाए, इन जनपदों को मिला दिया जाए, ताकि कोई भी विदेशी ताकतें अगर आक्रमण करें तो देश उसका शक्ति से मुकाबला कर सके। क्योंकि जनपद जब अलग अलग होते थे तो उसमें अगर किसी एक राज्य पर आक्रमण हुआ तो दूसरा राज्य सहयोग नहीं देता था। आप सोचिए कि अगर ये एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर नहीं होता तो आज भी यही होता कि पाकिस्तान अटैक करता बंगाल पे और महाराष्ट्र बोलता भाई मैं तुम्हारा साथ नहीं देता। आप सोचिए कि क्या ऐसी व्यवस्था हम देख सकते थे? क्या हम उसकी कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका श्रेय जाना चाहिए उन महान लोगों को, जिसमें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन जो एक नाम और है जिसने ये करके दिखाया, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो कंट्रीब्यूशन है, सभी लोगों को पता होगा कि कहीं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, कहीं स्टैच्यू अलग अलग है। हमारे देश में एक बनी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों दिया गया, उसका कारण ही यही है। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो एकता का प्रतीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो चाणक्य सोचते थे कि सबको एक कर दिया जाए, सारे जनपदों को मिला दिया जाए, वो कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के राजाओं के पास जा जाकर किसी को समझाया, किसी से गुजारिश की और जरूरत पड़ी तो किसी को धमकाया भी। अगर वो ऐसा ना करते तो ना राजा मिलने को राजी होते। आप सोचिए कि किसी का छोटा सा राजपाट होता है, छोटा सा एक साम्राज्य होता है, वो देने को तैयार नहीं होता, कोई भी देने को तैयार नहीं होता। यहां पे आप किसी से, बच्चों से मोबाइल मांग लो, वो नहीं देते। किसी से बोलो कि भाई तू कमरा छोड़ दे, तू ये छोड़ दे, छोटी छोटी पोजीशंस नहीं छोड़ते लोग, उसका भी इतना घमंड होता है। तो सोचो, राजाओं को ये मोटिवेट करना कि भाई तुम अपनी रियासत छोड़ दो, तुम अपना राजपाट छोड़ दो और भारत में मिल जाओ, कोई राजा तैयार होगा? सोचो, मैं तो पुश्तैनी ऐसे ही करता आ रहा हूं, राज भोग अपना करता आ रहा हूं, मैं क्यों एक सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने से अपना इस पूरे राजपाट को दे दूं? तो लेकिन उन्होंने सबको कन्विंस किया। हमें सबको पता है कि हैदराबाद के निजाम एग्री नहीं थे, राजा हरि सिंह नहीं मान रहे थे। फिर उन्होंने किस तरह से उनको मनाया आप देखिए। नहीं तो बीच में एक आज ऐसा देश होता, हैदराबाद जैसा एक बीच में रियासत थी, वो एक अलग देश होता, ऊपर कश्मीर एक अलग देश होता। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी नमन करने का दिन है। जब हम गणतंत्र की बात करते हैं तो गणतंत्र का मतलब पता है? गण मतलब जनता, उस जनता का समूह। किसी राजाओं का शासन नहीं होगा इस देश में, इसमें जनता का राज होगा। और जो शासन है, तंत्र मतलब वो शासन व्यवस्था। तो ये जनतंत्र, गणतंत्र तभी हो पाया जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक किया। हालांकि कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते थे, जो इतनी टाइम और एनर्जी नहीं लगाना चाहते थे। सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी लोगों को समझाने के लिए, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया। तो आप ऐसा सोचिए कि अगर अंबेडकर ना सफल होते, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल सफल होते, तो आज इस देश की क्या स्थिति होती? क्या हम वो भारत जो आज देख रहे हैं, क्या हम वो देख पाते?
एक प्रश्न और आता है हमारे मन में कि ये किसका देश है। मैं थोड़ा सा देख रहा था कि ये किस किस का देश है, इतिहास उठा के देखा तो ये प्रश्न मेरे मन में आया कि शिवाजी का देश, राणा सांगा का देश, महाराणा प्रताप का देश, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का देश, चाणक्य पाणिनि का देश, राम कृष्ण हनुमान का देश, गांधी सुभाष सावरकर का देश, नानक कबीर शंकराचार्य का देश, बुद्ध महावीर और सनातन का देश, गुरु गोविंद सिंह, हरि सिंह नलवा, बंदा बहादुर सिंह, रंजीत सिंह, बप्पा रावल का देश, भगत सिंह, बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव का देश, चंद्रशेखर आजाद का देश, टैगोर का देश, बंकिम चट्टोपाध्याय का देश, अरविंद घोष का देश, विवेकानंद का देश, तुलसी वाल्मीकि का देश, लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, सावित्री बाई का देश, इस वीरों का देश, ज्ञान का देश, बलिदान का देश कैसे 800 साल तक गुलाम रह गया। इतने सारे वीरों का देश 800 साल तक कैसे गुलाम रह गया, ये हमें बड़े सोचने की जरूरत है। हम लोग इतने कैसे सहिष्णुता रख लेते हैं कि हम सहन करते रहते हैं, कोई अत्याचार करता है तो भी हम सहन करते रहते हैं। हम लोगों को कोई दर्द नहीं हुआ। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ तब भी हमने कोई विरोध नहीं किया। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ हमने तब भी कोई विरोध नहीं किया। इतिहास के पन्ने उठा के देखोगे तो पता चलेगा कि 1909 में एक मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। उसमें मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही गई। वहां से अंग्रेज इतने शातिर थे, उन्होंने सोचा कि इसमें बीज बो देते हैं, सांप्रदायिकता का बीज बो देते हैं। और बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि मुस्लिम लीग जिसको बढ़ावा दिया अंग्रेजों ने, जब 1937 में इलेक्शन हुए तो उनको सिर्फ मुसलमानों के 4% वोट ही मिले थे। इसका मतलब अंग्रेजों को यह समझ आ गया था कि ये मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेटिव क्लास को नहीं बताते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, अगले 10 साल का उनको रोड मैप पता था। उनको पता था कि ये लोग विरोध नहीं करेंगे और उन्होंने जिन्ना को बढ़ावा शुरू किया, जिसमें कुछ लोग जैसे सारे जहां से अच्छा गाने वाले मोहम्मद इकबाल ने भी अपना योगदान दिया। जो हम गाते हैं ना, सारे जहां से अच्छा, उस व्यक्ति ने भारत के बंटवारे में पूरा योगदान दिया। क्योंकि जिन्ना ने अपनी स्पीच में ये कहा बाद में कि आज हम ऐसा भारत देख रहे हैं जैसा मोहम्मद इकबाल ने सोचा था, जैसा विभाजन उन्होंने सोचा था हम वैसे कामयाब हुए। तो हम लोगों को ये इंट्रोस्पेक्शन की करने का दिन भी है कि इतने लोगों ने जो कुर्बानी दी, इतने लोगों ने जो शहादत दी, लाखों लोग 1947 में मार दिए गए। और फिर लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं अपने एक इंटरव्यू में इंग्लैंड में कि ब्रिटिशर्स आर थैंकलेस, कि मैंने लाखों लोग मरवा दिए हिंदुस्तान में और मैंने ब्रिटिश और साम्राज्य की या किसी भी ब्रिटिशर की एक खून की बूंद भी नहीं गिरने दी। आप देखिए उस व्यक्ति की मानसिकता कि वो ये दिखा रहा है कि मैंने किसी भी अंग्रेज की खून की बूंद भी नहीं गिरने दी और मैंने लाखों लोगों को कटवा दिया और मरवा दिया। हम लोग बट गए, हम लोग कट गए, हम लोग कुछ नहीं बोले। आज 77 साल के बाद जब स्टूडेंट्स पैकेज की तरफ भाग रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, अपने ही एक स्वार्थ में अलग ही दुनिया बना रहे हैं जिसको जेनजी हम कहते हैं, आप लोगों को ये विचार करने का समय भी है
थोड़ा सा वैल्यू सिस्टम लेके आइए, थोड़ा सा जानिए अपने देश के बारे में, उन सिपाहियों के बारे में, उन महान लोगों के बारे में जिन्होंने ये इस देश की नींव रखी, और आज जैसा भारत हम देख रहे हैं वो उनके बलिदान का ही स्वरूप है। हम अपने घर में, हम अपने परिवार में, अपने पिता से, अपने माता से जब हम बात करते हैं तो वो बताते होंगे, अपने परिवार के बारे में तो कम से कम बताते ही होंगे कि तुम्हारे दादा ऐसे थे, तुम्हारे जो नाना थे वो ऐसे थे, तुम्हारे चाचा या जो भी तुम्हारे पूर्वज थे वो ऐसे थे। क्यों बताते हैं? ताकि आपको पता चले कि आपका इतिहास क्या था। इतिहास हमें ये सिखाता है कि हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आए हैं और कहाँ जाना चाहिए। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि वो गलती हम दोबारा से ना दोहराएं, क्योंकि अगर हम वही गलती दोहराएंगे तो हम फिर से बट जाएंगे, कट जाएंगे। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें इस देश को आगे लेके जाना है, और ये जिम्मेदारी एनसीसी के बच्चों की नहीं है, उन फौजियों की नहीं है जो सरहद पर बैठे हैं, उन सिक्योरिटी गार्ड्स की नहीं है, उन सुलभ कर्मचारियों की नहीं है, उन कॉलेज के कर्मचारियों की नहीं है, उन टीचर्स की नहीं है। ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आप देखिए कि अगर हम 26 जनवरी को इनविटेशन देते हैं तो बड़े कम लोग आते हैं। ये अपने आप में एक उदाहरण है कि हमारे को हम बेडरूम में बैठ के, बहुत सारे कम लोग होंगे ऐसे, कितने लोग ऐसे हैं जिनको 26 जनवरी को परेड देखनी होती थी टीवी पे। हमें तो याद है कि जब हम छोटे थे तो ये हमारे लिए बड़ा एक ऐतिहासिक दिन होता था, और हम सुबह सुबह उठ के बैठ जाते थे कि टीवी ऑन करके कि 26 जनवरी की परेड आएगी। मेरे फादर ने भी 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लिया, मेरे ब्रदर ने भी लिया। तो मैं उस परिवार से आता हूं कि जिसमें हम लोगों ने देखा कि हाँ, शुरू से परेड में हिस्सा लेते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर परेड में हिस्सा नहीं भी लेते हैं तो हम पूरे देश के एक प्रतिभा को हम देखते थे, देश की ताकत को हम देखते थे, और उससे बड़ा गर्व महसूस करते थे। लेकिन ये कहीं धूमिल होता जा रहा है। ये कहीं धूमिल होता जा रहा है कि हम लोग इसको एक फॉर्मेलिटी की तरह लेते हैं, और बहुत सारे लोग तो अगर जनगण मन हो रहा है तो उसमें बेड पे भी लेटे ही रहते हैं। तो ये आपको ऐसा, आने वाली जनरेशन को, आपकी खुद की जिम्मेदारी नहीं, आपकी ये जिम्मेदारी भी है कि आने वाली जनरेशन को ये जो वैल्यू सिस्टम है इसको कैरी ऑन करना है आगे, और हमें अपने इतिहास को भी आगे बताना है कि ऐसा हुआ, ताकि हम उससे गलती ना करें, ना दोहराएं, और उससे सीख लें। हमारे भारत के देश के लोग बहुत ही संवेदनशील हैं, बहुत ही टॉलरेंट हैं। भारत का नाम भारत हो या इंडिया हो, इस पर भी बहस हुई थी। हिस्ट्री के और पॉलिटिकल साइंस के लोगों को पता है कि इंडिया नाम हो या भारत हो, उस पर भी बहस हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और फिर आर्टिकल 1 पता है क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये बताया गया कि इंडिया भी है और भारत भी है। जो असली भारत है वो गांवों में देखने को मिलता है, और इंडिया आपको शहरों में मिल जाएगा। तो असली भारत जो है वो गांव में है। इस देश में कभी भी ट्रांसफर ऑफ पावर को लेके कभी लड़ाई नहीं हुई। सत्ता का परिवर्तन हुआ, एक आध कोई इमरजेंसी लगी जब बीच में लगाई इंदिरा गांधी के टाइम में, नहीं तो आप देखेंगे 1947 से लेके आज तक ट्रांसफर ऑफ पावर बड़ा स्मूथ रहा। दूसरे देशों में देखो कि कितने लोगों में मार काट मच जाती है। नेपाल में हमने देख लिया, श्रीलंका में देख लिया, अफगानिस्तान में देख लिया, हर जगह आप देखिए कि देश में, हमारा देश बीच में, आप ऊपर जाइए पाकिस्तान, नीचे जाइए श्रीलंका, बर्मा, कहीं भी आप अपने चारों तरफ घूम के देख लीजिए, बांग्लादेश, हर जगह अशांति का माहौल। लेकिन कुछ तो है हमारे खास इस देश में कि हम फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि फीस को लेके बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, और चीज़ों के लिए भी प्रोटेस्ट होते हैं। डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, उन्हीं भी चाहिए। लेकिन कभी भी इस तरह का वायलेंट, कभी जैसे नेपाल में देखा और जगह देखा, कभी हमारे देश में ऐसा हुआ नहीं। ये बताता है कि हम भारतवासी
बहुत ही संवेदनशील और सहनशील व्यक्ति हैं। हम लोग इन बातों से विचलित नहीं होते हैं, जैसा कि ना ही हमारे कल्चर में ऐसा है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि हमारा जो 26 जनवरी 1950 को ही क्यों मनाते हैं हम लोग? कोई जवाब दे सकता है? 26 जनवरी 1950 को ही क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस? बताओ बताओ। अरे डिटेल नहीं पता है तो फिर क्या पता है? अच्छा बताओ। अच्छा 1930 में पूर्ण स्वराज की स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी आज के दिन। अच्छा 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, पढ़ते हैं, प्रियम्बल पढ़ते हैं, लास्ट में लिखा होता है, शुरुआत होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोवरनली रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पूरा चलते आते हैं नीचे, और लास्ट में लिखा होता है ऑन 26 नवंबर 1949 वी अडॉप्ट, एनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम इस देश के लोग ही अपने आप को संविधान देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट एनैक्ट किया ये 26 नवंबर 1949 को, ये हमने संविधान अपनाया, लेकिन लागू किया 26 जनवरी 1950 से। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है। 26 नवंबर 1949 से भी 25 आर्टिकल लागू हो गए थे। तो संविधान पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन उसके 25 आर्टिकल जो हैं वो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे, ताकि बाकी को ऑपरेशन करने में उनको मदद मिल सके। थोड़ा सा इन चीज़ों को पढ़ना भी चाहिए, और मैं पॉलिटिकल साइंस वाले और हिस्ट्री के जो टीचर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ज्ञान प्रसार केंद्र में कुछ ऐसे लेक्चर्स आप रिकॉर्ड करें जो सभी बच्चे उसको देखें, जिससे ये थोड़ा सा बच्चों को अलग पता चल सके कि इस देश की पृष्ठभूमि क्या थी और हम कहां आगे जा सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूंगा, और जाते जाते एक मशर अफरीदी का जो शेर है वो मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा शेर है और गर्व दिलाता है हमें, कि ज़मीं पर घर बनाया है, कि ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।